हेलो एवरीवन। तो भाई हम लोग आ गए हैं आपके साथ लेकर के आपकी मनपसंदीदा सीरीज जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हम लोग कर रहे हैं किसी भी चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके स्कूल के एग्जाम में आएंगे और आपको दिलाएंगे फुल मार्क्स। तो भाई सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। और जो लोग अगर जेई या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो भाई उनके लिए भी ये सीरीज है ब्रह्मास्त्र, क्योंकि ये जो है उनकी बनाएगी फाउंडेशन को स्ट्रांग। तो भाई दोनों तरह के लोग इसको देखें और इसका फायदा उठाएं। और आपको एक चीज और बता दूं कि जो लोग थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी तो बहुत सारे जगह पे पढ़ाई जा रही है, बहुत सारे चैनल में पढ़ाई जा रही है, लेकिन भाई फाइनली हमें क्वेश्चन करने हैं पेपर में, चाहे वो बोर्ड का पेपर हो, स्कूल का पेपर हो, नीट का हो या जेई का पेपर हो। तो भाई क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, नहीं तो आप क्या बोलोगे बाद में, आप बोलोगे सर थ्योरी तो हमने कर ली लेकिन क्वेश्चन नहीं हो रहे। कई बच्चे बोलते हैं मेरे को कि सर थ्योरी तो हो जाती है लेकिन क्वेश्चन नहीं हो पा रहे। उसका रीजन यही होता है क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसलिए आपके क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। तो भाई हम लोग जो है यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं भरपूर। तो आप लोग भी जो है अपना जो है कॉपी पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ रेडी हो जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आज हम जो है मोशन इन अ प्लेन को खत्म करने वाले हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हैं जो कि हम आज की क्लास में करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल के एग्जाम के लिए। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये है कि स्ट्रेट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको बताना है। शो दैट द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा इज आर इक्वल टू दिस। तो ये आपको बताना है। एंड दूसरा इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्ट्रेट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फाइंड एनालिटिकली द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर बट विल द रिजल्टेंट व्हेन टू वेक्टर आर पैरेलल अपोजिट। इस तरह से क्वेश्चन मतलब डिफरेंट फॉर्म में आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस चैप्टर का डेरिवेशन है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, पहले वो ये बोलता है कि अगर आप दो वेक्टर को पैरेललोग्राम की दो साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हो, दो एडजेसेंट साइड से, मतलब जो अगल बगल वाली साइड है उनसे रिप्रेजेंट कर सकते हो और उनकी टेल मिला के रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो मान लो ये पैरेललोग्राम बनता है, इसकी दो साइड से आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ दैट पैरेललोग्राम एंड पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। मतलब डायगोनल तो ये भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी द, मान लो ये ए है ये बी है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इट विल बी द लेंथ ऑफ द डायगोनल पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। तो वहां से हम लोग इसका रिजल्टेंट निकालते हैं। ये इसकी ये इसकी स्टेटमेंट है। आई थिंक यहाँ पे लिखा भी होगा, नहीं लिखा हुआ, ओके। तो मैं आपको पूरा एक बार डिक्टेट कर देता हूं कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम then their resultant will of these two vector will be represented by diagonal of the parallelogram passing through the point of intersection of these two vectors। तो ये इसकी स्टेटमेंट हुई। अब इसका प्रूफ कैसे हम लोग करेंगे कि जो रिजल्टेंट आर आता है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आता है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ये हमें प्रूव करना है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट की ये लेंथ है ये इसके बराबर आती है, ठीक है। तो इसको प्रूव करना बहुत इजी है। अगर आपको बेसिक ध्यान है तो पाइथागोरस थ्योरम आपको यूज करनी होती है, बस वहां से प्रूव हो जाता है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी होती है आपको, वहां से प्रूव हो जाता है। कैसे होता है देखो, मान लीजिए कि दो वेक्टर आपके हैं, सपोज दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। किसी को भी ए या बी मान लो ये ए है और ये बी दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये एंगल थीटा है। पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो। इसके पैरेलल में आपने ये साइड ड्रॉ करी, इसके पैरेलल में ये वाली साइड ड्रॉ कर दी मैंने, ठीक है। ये आपको मान लो ये ओ ए है, ये बी है, इसको सी मान लो, आपकी मर्जी, या फिर ए बी सी मान लो ऑर्डर में। तो ये मान लो आपका रिजल्टेंट आया। तो आपका जो रिजल्टेंट है वो ये है, ठीक है, ओके। हमें इसकी लेंथ निकालनी है, हमें इसकी लेंथ पता है, इसकी लेंथ पता है, हमें इसकी लेंथ निकालनी है। वेक्टर का जो मीनिंग होता है मतलब आप उसको लेंथ से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे मान लो फोर्स आपका 15 न्यूटन है तो उसको आप 15 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने इसकी लेंथ निकाल ली फाइनली तो आपका फोर्स भी आ जाएगा। मान लो इसकी लेंथ आ गई 32 सेंटीमीटर तो फोर्स 32 न्यूटन हो जाएगा। तो हम जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम जो है इस वाली साइड की लेंथ निकाल रहे हैं, मतलब ओसी हमें निकालना है और हमें प्रूव करना है ओसी जो आएगा, ये जो वेक्टर आएगा आर वेक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आएगा, ठीक है। अब देखो जो ओसी वेक्टर है निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो लेकिन पाइथागोरस थ्योरम तो राइट एंगल ट्रायंगल पे लगती है। अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है ये, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, हम इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। अब आपको ये ट्रायंगल दिख रहा होगा एक, है ना। मान लो ये पॉइंट हमारा क्या माने, इसको बी डैश मान लेते हैं। तो हमें ट्रायंगल दिख रहा है कि ओ सी बी डैश इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल ओ सी बी डैश, ओ सी का स्क्वायर विल बी
क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से, ओ बी डैश का स्क्वायर प्लस बी डैश सी का स्क्वायर प्लस सी बी डैश का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम हो गई, किसका स्क्वायर इसके बराबर होता है। ठीक है, अब जो है हमें यहां पे क्या पता है, हमें यहां पे ओ बी डैश पता है कि नहीं पता, हमें केवल ये पता था, सी बी डैश ये पता है नहीं पता, तो पहले इनको निकालना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इनकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे हम, जो है पहले मान लो इसकी वैल्यू निकालते हैं। लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ, सपोज इसकी वैल्यू निकालते हैं सी बी डैश की। ठीक है, तो ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ये लेंथ आपकी जो होगी वो ए के बराबर होगी, क्योंकि पैरेलल है साइड, आपको पता है पैरेललोग्राम में लेंथ बराबर होती है। तो ये जो लेंथ है इसकी वो ए के बराबर है, और ये जो एंगल होगा, ये साइड पैरेलल है तो ये एंगल कितना होगा, उसके बराबर, यानी थीटा होगा, ये थीटा होगा। तो ये वाली लेंथ कितनी होगी आपको, अगर आपको डायरेक्ट पता होगा तो क्या होती है, यहाँ पे जो लेंथ होती है ए कॉस थीटा और ये ए साइन थीटा होती है डायरेक्टली। लेकिन मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। अगर हम इसको ट्राइंगल में जो है, ट्राइंगल ये वाला कंसिडर करें, सी बी बी डैश, तो हम क्या लिख सकते हैं, हमें ए और इसमें रिलेशन निकालना और थीटा में, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनियस, तो कहां पे आएगा, साइन की टर्म में परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस आता है, तो हम लिखते हैं साइन थीटा इक्वल टू सी बी डैश अपॉन में बी सी। तो बी सी हमारा ए है, तो इससे क्या आ जाएगा, सी बी डैश इक्वल टू ए इंटू साइन थीटा। तो हमारा सी बी डैश जो है ए साइन थीटा आ गया। ठीक है, तो हमने सी बी डैश की लेंथ निकाल ली। ऐसी मान लो मुझे बी बी डैश की लेंथ निकालनी है, तो बी बी डैश में क्या लिखूंगा, कॉस थीटा ले लो, उसमें बेस आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस आपका फिर दोबारा वही है बी सी है, जो कि आपका ए के बराबर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो बी बी डैश कितना आ जाएगा, बी बी डैश विल बी ए कॉस थीटा। तो हमारी ये वैल्यू आ गई ए कॉस थीटा और ये आ गई ए साइन थीटा। तो इनको हम यूज करेंगे यहां पे। ठीक है, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो ये ए कॉस थीटा होता है, ये ए साइन थीटा होता है। हालांकि पेपर में पूरा लिखेंगे अगर पेपर में डेरिवेशन आता है तो पूरा लिख के बताना है। ठीक है, क्योंकि भाई डायरेक्ट करोगे तो नंबर काट देंगे, है ना, टीचर आपके जो है बैठे रहते हैं फिर रात में कि कहाँ नंबर काटे आपके। तो ओसी जो है हमारा वो आर है, आर का स्क्वायर हो जाएगा ये, इक्वल टू ओ बी डैश। ओ बी डैश कितना है भाई हमारा, ओ बी डैश हमने निकाला है, ओ बी डैश हमारा जो है एक्चुअली ओ बी प्लस बी बी डैश के बराबर होगा। ओ बी डैश मतलब ये पूरा, ये इसके प्लस इसके बराबर होगा, इसका स्क्वायर प्लस सी बी डैश का स्क्वायर। ठीक है, अब ओ बी हमें पता था बी है, और बी बी डैश हमने निकाल लिया कितना, ये निकाल लिया ए कॉस थीटा, तो ये ए कॉस थीटा आ गया, इसका स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है, सी बी डैश क्या है हमारा, सी बी डैश विल बी ए साइन थीटा का स्क्वायर। तो हमारा जो आर स्क्वायर आ रहा है वो वैल्यू ये आ रहा है, इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा ये, प्लस 2ab cos थीटा और प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग जो है यहाँ पे ये जो है ना ए स्क्वायर दो जगह पे आ रहा है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, दोनों को साथ में ले आएंगे। तो आपको पता होगा कि जब ए स्क्वायर यहाँ पे साथ में लाएंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आ जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे लिखूँ, अगर इसको मैं हटा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि आर स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट आर स्क्वायर इक्वल टू क्या है आपका, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक साथ आ गया, और प्लस में क्या आया फिर 2ab साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा, कॉस आता है ना, और प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया पूरा मिला के। अच्छा, अब देखो ये आपको पता होगा ये कितना होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो आर स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, या फिर बी स्क्वायर भी लिख सकते हो पहले, 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा में प्रूव करना था, तो ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस में फॉर्मूला लगता है आपका। तो आर की वैल्यू यहाँ से रूट में आ जाएगी, तो आपकी आर की वैल्यू ये आ गई। तो ये आपने प्रूव कर दिया कि आर की वैल्यू आपकी ये आ गई है। ठीक है, तो आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने जो है पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी थी, तो आपने इस ट्रायंगल को पहले बनाया, फिर इस ट्रायंगल में ये निकाला। पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, बेस चाहिए। आपको परपेंडिकुलर नहीं पता था तो आपने पहले निकाला इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल से परपेंडिकुलर निकाला, बेस निकाला, फिर ये पूरे में पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो इसको प्लस इसको ऐड किया तो ये वाली साइड आ गई, ये वाली साइड आ गई, दोनों का स्क्वायर करके ऐड किया तो ये आया, दोनों को सॉल्व किया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को 1 किया तो आपका 1 आ गया। ये आपके स्टेप है, आप छोटे छोटे स्टेप 2-3 पॉइंट में अगर लिखोगे तो आपको ध्यान रहेगा पेपर में क्या करना है। ठीक है, तो आपने r की वैल्यू निकाली, लेकिन r क्या है, एक वेक्टर है, और आपको पता होगा वेक्टर में केवल मैग्नीट्यूड नहीं होता, उसमें डायरेक्शन भी होती है।
उसमें क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है। तो आपको बताना पड़ेगा कि आर जो है कहां पर है, मतलब इस वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है। अगर हमें बता दें, मान लो एंगल बीटा है, अगर हमें बता दें बीटा एंगल कितना है, तो हमारा आर फिक्स हो गया कि भाई हमारी आर की लेंथ इतनी है और इतना एंगल बना रहा है इससे। तो एक ही वेक्टर हो सकता है ऐसा जो यहाँ पे हो और इतनी लेंथ वाला हो। तो हमें इसकी वैल्यू फिक्स करने के लिए हमें दो चीजें बतानी पड़ेगी, तो मैग्नीट्यूड और एक इसकी डायरेक्शन। तो मैं अगर इसका बीटा निकालूं तो मैं tan बीटा लिख सकता हूं यहाँ पे बड़े ट्रायंगल में, फिर दोबारा ट्रायंगल बड़ा वाला लेंगे, यानी कि ओ सी बी डैश इन ट्रायंगल ओ सी बी डैश tan बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बी डैश अपॉन में ओ बी प्लस बी बी डैश, ओ बी प्लस बी बी डैश। सी बी कितना हो गया, सी बी डैश कितना हो गया, सी बी डैश हमारा कितना था, सी बी डैश हमारा था वैसे भी करोगे तो ए साइन थीटा रहा होगा, काम ये रहा ए साइन थीटा। ठीक है, मुझे तो वैसे भी याद हो गया क्योंकि वो एक्चुअली आप करते हो ना, फोर्स को कंपोनेंट को डिवाइड करते हो, वहां से आ जाता है। ठीक है, और टीचर को यार वैसे भी करते करते जो इतने साल में वैसे याद हो जाते हैं चीजें। ए साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, बी प्लस इसकी वैल्यू बी होगी, ओ बी की वैल्यू प्लस ए कॉस थीटा, राइट। तो ये आपका जो है बीटा है, तो बीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ ए साइन थीटा अपॉन में बी प्लस ए कॉस थीटा, ये आपकी वैल्यू आ गई। तो ये भी फॉर्मूला जो है कभी कभी आपको जरूरत पड़ती है न्यूमेरिकल में, जब आपको एंगल निकालना होता है रिजल्टेंट का, तो वहां पे आपको इसकी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बीटा एंगल जो हमने निकाला है किसके साथ निकाला है, बी वेक्टर के साथ, इस वाले वेक्टर के साथ हमने एंगल निकाला है, यानी कि जो वेक्टर यहाँ पे आ रहा है, जो वेक्टर यहाँ पे आ रहा है इसके साथ हमने एंगल निकाला। और थीटा क्या है यहाँ पे, ए और बी के बीच का एंगल है। ठीक है, बीटा क्या है, बीटा बी और आर के बीच का एंगल है, और थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल। तो ध्यान रखिएगा चीज यहाँ पे। ठीक है, अच्छा मान लो मैं पेपर में गलती से यहाँ पे ए की जगह बी कर दूं, बी की जगह ए कर दूं, तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, ये वाला तो सेम आएगा आपका। जब कैलकुलेशन सॉल्व करोगे ना तो ये सेम आएगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी कॉस थीटा आ जाएगा, बी साइन थीटा वगैरह आ जाएगा, उसका स्क्वायर वगैरह आ जाएगा, सॉल्व होके फाइनली ये तो सेम आएगा। लेकिन यहाँ पे जब आप tan बीटा निकालोगे तो इस बार आप एंगल यहाँ से निकाल रहे हो, मतलब नीचे वाले से, और नीचे ए है, तो यहाँ पे बस ये हो जाएगा कि बी की जगह ए आ जाएगा, ए की जगह बी आ जाएगा, तो भी ठीक है, कोई गलत नहीं है उसमें भी। तो पेपर में कंफ्यूज मत होना कि अरे यार सर ने यहाँ पे मैंने ए लिखा था, यहाँ पे बी लिखा था, कहाँ पे ए लिखा था, कहाँ पे बी लिखा था, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम आएगा, नीचे ए ले लो चाहे ऊपर ए ले लो, आंसर सेम आएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, और ये भी आपको जरूरत पड़ती है कभी कभी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई होप ये डेरिवेशन आपको क्लियर हुआ होगा। उसमें कुछ और पॉइंट लिखा था, उसमें लिखा था कि अगर वेक्टर पैरेलल होंगे तो क्या होगा, है ना, ऐसा कुछ लिखा था जो मुझे याद आ रहा है। टू वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर तो क्या होगा, अपोजिट है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी। तो देखो अगर वेक्टर पैरेलल होंगे तो थीटा कितना होगा, अगर ये ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल हुए तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बताओ। थीटा की वैल्यू विल बी 0, थीटा 0 होगा। तो इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर थीटा इज 0, एंड इफ थीटा इज 0, if two vectors are perpendicular theta is 0, not perpendicular, sorry, parallel. If two vectors are parallel, if a and b are parallel, ये केस 1 है, आर पैरेलल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंड दिस इंप्लाइज दैट आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 डिग्री। और cos 0 कितना होता है, cos 0 जल्दी बताओ, cos 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है, 1 इंटू 1, तो ये कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का रूट, तो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। और आपको पता ही है वैसे भी ए प्लस बी आ गया हमारा, आपको पता ही है वैसे भी दो वेक्टर अगर एक डायरेक्शन में होंगे तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ए प्लस बी होगा, पता ही हमें। अच्छा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो एंगल कितना हो जाएगा, एक वेक्टर आपका ऐसे है और एक इसके उल्टा है, तो एंगल क्या होगा, ये 0 था, ये 90 हुआ और ये 180 हुआ, तो एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो इफ दे आर एंटी पैरेलल या अपोजिट हैं, इफ वेक्टर आर अपोजिट, इफ वेक्टर्स आर अपोजिट। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द दिस टू वेक्टर, तो मैक्सिमम वैल्यू यही है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब कॉस आपका 1 होगा, और कॉस यहीं पे 1 हो रहा है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है दोनों के सम की a प्लस बी। ठीक है, इफ वेक्टर्स आर अपोजिट देन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री एंड दिस इंप्लाइज दैट r इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री, और cos 180 कितना होता है, -1 होता है, तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं अब, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका रूट जब करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, ये a
माइनस बी, या फिर देखो इसको हम बी माइनस ए का स्क्वायर भी लिख सकते थे, इसको हम बी माइनस ए का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a भी तो हो सकता है। भैया बी को पहले कर दो, ए को बाद में कर दो, तब भी तो यही बनेगा। तो ये तो ए माइनस बी का स्क्वायर होगा या बी माइनस ए का स्क्वायर होगा, रूट करेंगे तो या तो ए माइनस बी आएगा या बी माइनस ए आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, ए ऐसे लिखेंगे, मतलब अगर ए ज्यादा है तो ए माइनस बी, इस साइन का मतलब होता है कि अगर ए ज्यादा है तो ए माइनस बी करेंगे, और अगर बी ज्यादा है तो बी माइनस ए करेंगे, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट जो होगा वो क्या आएगा, ए माइनस बी या बी माइनस ए। मतलब ये अगर मान लो 20 है और ये 5 है तो हम 20 माइनस 5 करेंगे, और मान लो ये 25 हो गया तो 25 माइनस 20 करेंगे। तो जो ज्यादा होगा वो पहले आएगा, इस साइन का मतलब यही होता है, माइनस होता है लेकिन ऐसे लिखते हैं लहराता हुआ सा, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। तीसरा केस जो कॉमनली आपके न्यूमेरिकल में भी आता है वो है कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हुए तो क्या होगा। अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हुए तो थीटा कितना हो जाएगा, इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर देन थीटा इक्वल टू 0, इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर देन थीटा इक्वल टू 0 नहीं होगा, देन थीटा इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री, एंड दिस इंप्लाइज दैट आर विल बी इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस का थीटा, थीटा इज 90, और कॉस 90 कितना होता है बताओ बच्चों, कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 उतना ही होता है जितने की हमारे पेपर में नंबर कटने चाहिए, ठीक है, यानी कि 0, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया बस। तो आर हमारा आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो जब भी दो फोर्स आपके या दो कोई भी चीजें परपेंडिकुलर होंगी और रिजल्टेंट आपसे पूछेगा तो ये आएगा। मान लो दो फोर्स हैं आपकी, वैल्यू दी हुई है 5 और 7, तो रिजल्टेंट क्या आएगा 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर का रूट, ठीक है। दो वेलोसिटी है तब भी यही आएगा। तो ये हमारा इसका एप्लीकेशन हुआ कि अगर हमें आर का फॉर्मूला पता है तो वी कैन फाइंड दिस केस, ठीक है, डन। ओके चलिए, तो ये हमने कर लिया। तो ये पूछा था यहाँ पे पैरेलल, अपोजिट और परपेंडिकुलर, राइट। तो ये हमने पहला डेरिवेशन किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेरिवेशन याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको प्रैक्टिस करो, बार बार लिख के देखो, एक बार कॉपी पे 2-3 बार जब आप लिखोगे तभी आप पेपर में कर पाओगे, मान के चलना, नहीं तो क्या होगा ना आप लोग भूल जाओगे। इसे अगर नहीं करोगे ना खुद प्रैक्टिस, भूल जाओगे पक्का पेपर में, या कहीं ना कहीं अटक जाओगे इस स्टेप में, टाइम लगा लोगे, कहीं गलत कर दोगे कहीं, ठीक है। तो प्रैक्टिस जरूर करनी है कई बार। अगला डेरिवेशन, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल projected with the speed this making angle theta with the horizontal direction from the ground, okay। तो अब क्या है, ये फॉर्मूला आपको पता होंगे, तीनों फॉर्मूले आपने कई बार यूज किए न्यूमेरिकल में, टाइम ऑफ फ्लाइट का, मैक्सिमम हाइट का और हॉरिजॉन्टल रेंज का। तो ये फॉर्मूला हमें अब ड्राइव करना है कि ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव होके आया था। तो देखो कैसे ड्राइव होके आया होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट मान लो मेरे को निकालना है, तो मैंने प्रोजेक्टाइल को फेंका यहाँ पे। बेसिक तो आपको क्लियर ही होगा कि प्रोजेक्टाइल को मैंने थ्रो किया, इनिशियल स्पीड u होती है, एंगल को थीटा मानते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला, 2u sin थीटा बाय g। कितने लोगों को याद था ये। अगर इसको u से फेंकूंगा और ये यहां जाके गिरेगा, कहीं यहां पे जाके गिरेगा, तो टाइम कितना लगाएगा यहां से यहां तक, 2u sin थीटा बाय g, कैपिटल T से डिनोट करते हैं। तो वो हमें निकालना है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, तो पहले मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर देता हूँ, वर्टिकल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई आपकी, ये एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस मान लो सपोज, ठीक है। तो आपका प्रोजेक्टाइल यहां के गिरा। देखो प्रोजेक्टाइल जो है इसकी वेलोसिटी जो है इधर को है, इसके मैं दो कंपोनेंट ब्रेक कर सकता हूं, ठीक है। कंपोनेंट क्या होंगे दो, एक तो इधर को होगा जो कि क्या होगा u cos थीटा, ठीक है। ओके मेरे को लगा कि कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। u cos थीटा और दिस विल बी u sin थीटा। देखो थीटा होता है, जिस तरफ को थीटा होता है उधर को कॉस लेते हैं और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन लेते हैं। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, u cos थीटा, u sin थीटा, ठीक है। और इस पे एक्सेलरेशन जो काम कर रहा है वो g कर रहा है और वो नीचे की तरफ कर रहा है। तो एक्सेलरेशन सारा हमारा y डायरेक्शन में है। देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द x डायरेक्शन, ऑल द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द y डायरेक्शन। तो हमारी वेलोसिटी यहाँ पे कौन सी कांस्टेंट रहेगी बताओ, x वाली या y वाली, कौन सी कांस्टेंट रहेगी और कौन सी चेंज होगी। तो भाई यहाँ पे हमारी वेलोसिटी जो चेंज हो सकती है y वाली, क्योंकि y पे एक्सेलरेशन है। x वाली चेंज होगी नहीं, x वाली कांस्टेंट रहेगी हमेशा हमारी, ठीक है, x वाली फिक्स रहेगी। तो हमारी जो ux है वो u cos थीटा है, ये आपकी कांस्टेंट रहने वाली है, u cos थीटा ये आपकी कांस्टेंट है। और uy जो है इनिशियल स्पीड इन द y डायरेक्शन वो u sin थीटा है, ठीक है। तो ये तो आपकी vx के भी बराबर है, ठीक है, vx भी आपका यही रहने वाला है।
लेकिन वी वाई यहाँ पे अलग आएगा, अगर आप वी वाई निकालोगे तो अलग आएगा, ठीक है। ये तो बेसिक हुआ। अब हम प्रूव करते हैं कि हमें कैसे प्रूव करना है कि हमारी जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 2u sin थीटा बाई जी आएगा फाइनली, है ना। कैसे आएगा वो देखो, मान लो मैं यहाँ से ए से लेके इसको मैंने थ्रो किया, ये बी पॉइंट है मान लो, या ओ मान लो, जो भी आप मानना चाहो। ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, इसको हम मान लेते हैं क्या माने, टी मान लेते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट को, ठीक है, टी मान लेते हैं। अब जब पार्टिकल ओ से ए से टी तक आया, ए से टी तक जब आया तो उसकी कौन सी वेलोसिटी चेंज हो रही है, कौन सी हो सकती है, वाई वाली चेंज होगी ऑब्वियसली, है ना, वाई वाली चेंज होगी। तो वाई वाली वेलोसिटी क्या होगी इसकी, जी नीचे की तरफ है तो वाई वाली वेलोसिटी कम होती जाएगी, होते 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 जीरो हो जाएगी यहाँ पे फाइनली। तो यहाँ पे वेलोसिटी वाई वाली जीरो होगी, तो यहाँ पे वेलोसिटी किधर को हो सकती है, केवल एक्स की तरफ को। तो इधर को जो वेलोसिटी होगी सारी एक्स की तरफ को होगी, वाई में कोई वेलोसिटी नहीं होगी। अगर आप किसी और पॉइंट पे देखो तो यहाँ पे दोनों वेलोसिटी है, देखो ये वाली वेलोसिटी इसको ब्रेक कर सकता हूँ एक्स में भी और वाई में भी, तो यहाँ दोनों वेलोसिटी है। लेकिन यहाँ पे क्या है, केवल और केवल क्या है, एक्स वाली वेलोसिटी है, यानी यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, u cos थीटा होगी केवल, ठीक है, x में। लेकिन y में कितनी होगी वेलोसिटी, जीरो। तो एट पॉइंट t वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज जीरो, ठीक है, एट पॉइंट t वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज जीरो, ठीक है। वी नो दैट एट द टॉपमोस्ट पॉइंट वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन, हेंस वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन विल बी जीरो, ये आप लिखोगे। दिस इंप्लाइज दैट इफ पार्टिकल टेक, मान लो इसने यहाँ तक आने में टाइम t लिया, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लिया t, तो यू कैन राइट दैट v क्या होता है, v हमारा v होता है u प्लस ए टी, तो हम क्या लिखेंगे, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए टी, और वी वाई कितना है जीरो, तो दिस इज इक्वल टू यू वाई कितना था, u साइन थीटा, और a कितना था, u साइन थीटा ऊपर की तरफ है, g नीचे की तरफ है, तो g को माइनस मान लेते हैं, तो u साइन थीटा माइनस जी टी। तो यहाँ से t कितना आया, इसको मैं अगर यहाँ ले आऊँ gt को, तो gt इक्वल टू यू साइन थीटा आएगा, t कितना आएगा, u साइन थीटा बाय g। तो ये आपका टाइम आया, कहाँ से कहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, दिस इंप्लाइज दैट टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इसका डबल होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा पार्टिकल को, सेम टाइम इट विल टेक टू कम फ्रॉम t टू b बाय सिमेट्री। तो टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी ट्वाइस ऑफ t विच इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन में g, अभी आपने निकाला है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u साइन थीटा अपॉन में g। तो पहला डेरिवेशन हमने कर लिया। तो पहले डेरिवेशन हमने क्या किया है, हमने जो है यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाला, उसको डबल कर दिया, ठीक है, वी वाई यूज करके निकाल लिया। इसके और तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन अभी मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा, हम यही तरीका लगाएंगे, ठीक है। आगे मूव करते हैं, अगला क्या निकालना है हमें, अगला हमें निकालना है हाइट, मैक्सिमम हाइट। हमें हाइट निकालनी है, मतलब ये निकालना है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। कैसे निकालोगे, गैस कर सकते हो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए, यानी डिस्प्लेसमेंट इन द वाई डायरेक्शन चाहिए। अगर इस पार्टिकल को हम देखें तो पार्टिकल वाई में कितना ऊपर आया, ये इतना ऊपर आया, तो हमें यहां पे क्या चाहिए, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट इन द वाई डायरेक्शन हमें निकालना है। तो h हमारा जो है वो एस वाई के बराबर है। एस वाई किस टाइम पे, जिस टाइम पे ये पार्टिकल यहां पे होगा, तो टाइम हमें मालूम है, निकाल चुके हम लोग ऑलरेडी। तो उस टाइम पे हमें इसकी अगर एस वाई मिल जाए तो हमारा टाइम मिल जाएगा, सॉरी एच मिल जाएगा। एस वाई निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं, या तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है, या फिर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो कौन सा लगाओगे यहाँ पे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s होता है एक तो, और एक आपका वो वाला फॉर्मूला होता है। कौन सा लगाओगे, दोनों लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है, दोनों लगा सकते हो, लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पे एस वाला लगा देते हैं, एस इक्वल टू यू टी वाला। तो लगाते हैं इसको, तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्रॉम एस वाई इक्वल टू यू वाई टी, वी नो दैट दिस इज इक्वल टू दिस प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ए वाई टी स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज फ्रॉम ओ टू टी, इक्वेशन फ्रॉम ओ टू टी विल बी एस वाई इक्वल टू एच इक्वल टू यू वाई कितना था हमारा, यू साइन थीटा इंटू टी, टी विल बी हाउ मच, टी विल बी यू साइन थीटा अपॉन में जी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए क्या है नीचे की तरफ को है जी, तो माइनस जी इंटू टी का स्क्वायर, टी मतलब यू साइन थीटा का अपॉन जी का होल स्क्वायर, राइट। तो मैंने क्या किया, u की वैल्यू पुट कर दी, t की वैल्यू पुट कर दी, ay की वैल्यू और इसकी वैल्यू। t मैंने जो है 0 से t तक लिया, मतलब आधा लिया है, 2u साइन थीटा लिखा मैंने यहाँ पे, क्या लिखा है, u साइन थीटा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
अपॉन में जी। फॉर्मूला ध्यान आ रहा है? क्या फॉर्मूला आएगा निकल के? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का हाफ जी इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी का स्क्वायर। इस जी से ये उड़ जाएगा तो ये हाफ जी आया तो उसको कॉमन लूंगा मैं, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे 1 बचेगा मेरे ख्याल से और यहाँ पे क्या बचेगा, हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बाई जी हमने कॉमन लिया तो हाफ बचे, तो कितना बचा, 1 में से आधा गया तो आधा बचा, तो क्या आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। तो मैक्सिमम हाइट हमारी प्रूव हो गई कि वो होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। कितने लोगों को फॉर्मूला याद आ गया था? ये तुरंत आना चाहिए याद, बहुत बार यूज कर चुके हैं हम लोग न्यूमेरिकल में, अगर आपने देखा होगा। ठीक है, तीसरा क्या होता है हमारा, तीसरा हमारी रेंज होती है। रेंज मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस। हमें ए बी की दूरी निकालनी है, हॉरिजॉन्टल रेंज या रेंज बोल लो या डिस्टेंस ट्रेवल अलोंग द हॉरिजॉन्टल बोल लो, एक ही बात है। हमें वो निकालना है कि ए से बी तक की दूरी कितनी होगी। अब ए से बी तक की दूरी निकालने के लिए क्या कर सकते हो आप, डिस्टेंस निकालना है। फिर दोबारा डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस, उनमें से कोई यूज करोगे। तो अगर मैं यहाँ पे एस वाला ट्राई करता हूं, मान लो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ऐसे एक्स चाहिए मुझे इस बार, तो मुझे यू एक्स चाहिए। यू एक्स है मेरे पास, हाँ है मेरे पास, यू एक्स इनिशियल स्पीड है। यू एक्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टाइम है मेरे पास यहां से यहां तक का, हाँ मैं निकाल चुका हूं, टाइम भी है मेरे पास। ए टी स्क्वायर, ए है मेरे पास, हाँ ए तो है ही, यहाँ पे 0 है, तो ए तो एक्स में कोई ए तो होगा ही नहीं। तो मेरा रेंज निकालना तो बहुत आसान है। क्या कैसे निकालूंगा रेंज में, रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, रेंज विल बी इक्वल टू या मतलब ए बी है आपका, दैट इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, पूरा लिख देता हूं मैं, विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे तो है ही नहीं है। तो यू एक्स इंटू टी करना है, यू एक्स कितना था, यू कॉस थीटा, टाइम कितना लिया हमने, पूरा टाइम वहां से वहां तक का कितना लिया था, 2u साइन थीटा अपॉन में g लिया था। अब यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको एक साथ कर लेते हैं क्योंकि इसका फॉर्मूला बन जाएगा, इंटू यू स्क्वायर अपॉन में जी। ठीक है, तो क्या बन गया, यू स्क्वायर, ये क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, कई बार बताया आपको, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। तो भाई ये हमारी रेंज भी आ गई। तो रेंज क्या आ गई हमारी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। हाइट क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया था, 2u साइन थीटा अपॉन में जी। तो तीनों फॉर्मूले हमने ड्राइव कर दिए। इनका ऑर्डर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालोगे तभी आपको निकालना इजी रहेगा। रेंज और जो आपने हाइट निकाली है निकालना आपको इजी रहेगा। तो पहले हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहिए, उसके बाद जो है फिर आप रेंज भी निकाल सकते थे या फिर हॉरिजॉन्टल कुछ कोई भी निकाल सकते हो, लेकिन पहले टाइम ऑफ फ्लाइट आपको निकालना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आई होप ये वाला डेरिवेशन भी क्लियर हुआ भाई। ये भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और अच्छे नंबर का आता है पेपर में, तो ध्यान रखना आपको। ड्राइव एन इक्वेशन फॉर द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल। अगर मैं प्रोजेक्टाइल को पैरेलल थ्रो करूं तो उसका जो है पाथ की इक्वेशन बताओ क्या होगा। तो पाथ की इक्वेशन मतलब मैं अगर प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंकूं तो क्या होगा, इसका पाथ कैसे होता है बताओ, इसका पाथ कैसे होता है, अगर मैं प्रोजेक्टाइल को फेंकूंगा तो पाथ कैसे होगा, स्ट्रेट लाइन होगा या क्या होगा, मतलब अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकते हो तो ये कैसे जाता है, ऐसे जाता है नीचे, तो ये पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। ठीक है, अगर मान लो मैंने कुछ हाइट से इसको फेंका, चाहे मैं बिल्डिंग से फेंकूं, चाहे मैं बस से फेंकूं, चाहे मैं ट्रेन से, चाहे कहीं से ही फेंकूं, अगर मैंने हॉरिजॉन्टल इसको थ्रो किया है तो इसका पाथ जो होता है वो प्रोजेक्टाइल होता है। ठीक है, तो आपको इसकी इक्वेशन बतानी है कि कैसे होगी। हॉरिजॉन्टल से पैरेलल आपने फेंका इस बार, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो देखो एक काम करते हैं हम लोग, पहले कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। मान लेता हूं कि मेरे ये एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई को नीचे मान लेते हैं। ठीक है, नीचे क्यों मान रहा हूं मैं, ताकि मेरे डिस्प्लेसमेंट जो नीचे की तरफ आएंगे वो पॉजिटिव आए। अगर मैं वाई को ऊपर मानूंगा तो नेगेटिव आएगा, वो भी आप कर सकते हो लेकिन वो थोड़ा अजीब सा लगेगा दिखने में, हालांकि वो सही है। ठीक है, तो मैं वाई को नीचे मान लेता हूं। तो अब मुझे इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन का मतलब होता है कि एक्स और वाई में रिलेशन, मतलब इसका इस पार्ट मान लो इस पॉइंट पे आया तो इसका एक्स कितना है और वाई कितना है, तो उसमें रिलेशन क्या है, मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 है या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 है, ऐसा कुछ रिलेशन चाहिए मुझे। ठीक है, उसको बोलते हैं उसकी इक्वेशन। तो हमें यहाँ पे एक्स और वाई निकालना है। तो देखो एक्स क्या होगा, यहाँ पे मान लो मेरा ओरिजिन में मान लेता हूँ 0 0, ये ओरिजिन है मेरा यहाँ पे 0 0, तो यहाँ से मैंने एक्स माना, यहाँ से वाई माना नीचे, है ना, ऐसे बना लेता हूँ, यहाँ पे वाई और यहाँ पे एक्स।
मुश्किल है डगर बड़ी तेरी राह में खड़ी है। भाई मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करे बिना कुछ नहीं होने वाला है ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है, हमारा स्पीड इधर को है। तो अब जो है महाराज ये हमारा यू इधर को है। ठीक है, अब मुझे एक्स और वाई चाहिए। तो एक्स और वाई क्या होगा, देखो एक्स क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जब पार्टिकल आया तो उसका ये जो डिस्प्लेसमेंट है इधर तक, वो यही एक्स है। आप समझ लो, मान लो ये ऐसा होता और पार्टिकल यहाँ से यहाँ आता, तो इसका जो ये डिस्प्लेसमेंट है एक्स डायरेक्शन में कितना हुआ, इतना हुआ ना एक्स में डिस्प्लेसमेंट, और वाई में कितना हुआ, इतना हुआ। तो जब पार्टिकल यहाँ से आया तो एक्स में इतना आ गया है, वाई में इतना ऊपर गया। तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं कि एक्स में ये कितना आगे गया और वाई में कितना ऊपर गया। यहाँ पे वाई इधर को है तो उसको ऊपर मानेंगे हम लोग। तो एक्स में जो आगे आप निकालोगे तो एस एक्स आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, एस एक्स विल बी यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब एस एक्स कितना हो गया, जीरो है, तो ये कितना हो जाएगा एक्स, तो एक्स माइनस जीरो लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट अगर आप लिखना चाहो तो, कि ये एक्स जीरो से एक्स पे गया। मान लो ये कुछ पॉइंट होता है एक्स वन एक्स टू, तो हम लिखते हैं एक्स टू माइनस एक्स वन, डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने कोऑर्डिनेट लिख दिया x इक्वल टू एक्स माइनस जीरो इक्वल टू, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया x, जीरो से x पे गया मैं, इक्वल टू यू एक्स। यू एक्स कितना आपको दिया हुआ है, u इंटू टी, टी मुझे नहीं मालूम कितना है। ठीक है, प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब ए एक्स क्या होगा, यहाँ पे जो फोर्स है किधर को लग रहा है, कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ पे वाई में लग रहा है फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स। तो एक्स में कोई फोर्स नहीं है, तो एक्स में एक्सेलरेशन क्या होगा, विल बी जीरो, तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आप जीरो भी लिख सकते हो यहाँ पे भी, इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू यू टी, तो आपका ये निकल के आ गया। ठीक है, इसको अभी इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे। अब यहाँ पे एक और काम करते हैं, अभी इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे एक लाइन। अब आते हैं y वाले पे। अगर हम y पे आए तो y पे क्या रखेंगे, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, अब एस वाई कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है मेरा, नीचे की तरफ को y हुआ है, तो y माइनस जीरो। भाई मैं यहाँ पे जीरो पे था पहले, अब मैं y पे आ गया, तो मेरा y माइनस जीरो हो गया डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। यू वाई कितना है, इनिशियल स्पीड इन द वाई डायरेक्शन। यहाँ पे स्पीड किधर को है, शुरू में x में, y में है क्या कंपोनेंट है कोई, इसका कोई कंपोनेंट नहीं है। इधर को कंपोनेंट आप बनाओगे तो u cos 90 आएगा, वो जीरो आएगा, कोई कंपोनेंट नहीं है, जीरो है। तो यू वाई इज जीरो, हाफ ए वाई कितना लेंगे, तो ए वाई आप बोलोगे g लेंगे। अब g क्या लेंगे, प्लस या माइनस, तो g नीचे की तरफ है, क्या लेंगे, अब भाई नीचे की तरफ है, आपने y भी नीचे की तरफ माना है, तो आपने इसको प्लस माना डायरेक्शन को नीचे की तरफ को, तो g क्या लोगे, प्लस या माइनस, तो यहां पे हम g जो लेंगे वो प्लस लेंगे, हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, हमने ऐसा माना है। ठीक है, अब क्या इससे क्या है हमारा, y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो दो इक्वेशन आई मेरे पास, x इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस। अब मुझे जो है इसमें से क्या करना है, मुझे x और y में रिलेशन चाहिए। मैंने क्या कहा था, इक्वेशन क्या होती है, मतलब x और y में रिलेशन, कि x इक्वल टू 4y है या x इक्वल टू y स्क्वायर है, क्या है। तो रिलेशन लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फालतू की चीजें हटानी पड़ेंगी। यहाँ पे एक्स्ट्रा वेरिएबल कौन सा है, यहाँ बिन बुलाए मेहमान कौन है, यहाँ बिन बुलाए मेहमान है ये t, ये परेशान कर रहा है, तो t को हटाना पड़ेगा। तो t हम क्या करते हैं, हम इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर देते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट t इक्वल टू एक्स बाई यू, इसलिए मैंने यहाँ जगह छोड़ दी। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी कैन से दैट y इक्वल टू, क्या बोल सकता हूं मैं, आई कैन से दैट y इक्वल टू हाफ g इंटू एक्स बाई यू का होल स्क्वायर। तो y इक्वल टू हाफ g एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। तो हाफ g को यहां कर देते हैं, g बाई टू यू स्क्वायर को यहां कर देते हैं और एक्स स्क्वायर को यहां कर देते हैं। तो ये रिलेशन बना दोनों में, y इक्वल टू जी बाई टू यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये रिलेशन जो है इस टाइप का कुछ बन रहा है कि y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। अगर ये सब देखें तो कांस्टेंट है ये। भाई इनिशियल स्पीड जो थी वो फिक्स है इस क्वेश्चन में, वो एक बार आपको दे दी क्वेश्चन है, मान लो 10 मीटर पर सेकंड, तो फिक्स हो गई, g की वैल्यू फिक्स है, तो ये तो कांस्टेंट होगा आपका। ये आपका वेरी करेगा, जब अलग अलग पॉइंट पे आप मूव करोगे तो x आपका चेंज होगा, y आपका चेंज होगा, बाकी तो कांस्टेंट रहने वाला है। तो ये पूरा कांस्टेंट है, तो y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर आ रही है। और आपको पता होगा ये इक्वेशन किस चीज की होती है, ये इक्वेशन किस चीज की होती है, ये इक्वेशन होती है, कौन सा पाथ होता है, सर्कुलर, हाइपरबोलिक, स्ट्रेट लाइन, क्या होता है, मैं लिखा है यहाँ पे, ये होता है पैराबोलिक। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है आपसे कि प्रूव दैट इट्स पाथ इज पैराबोलिक। तो भाई ये पैराबोलिक आपका पाथ होता है, और ये आपको ध्यान रखना है पूरे जो डेरिवेशन हमने किया है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि जो है हमने एक बॉम्ब गिराया जहाज से, वो कितना दूर जाके गिरेगा, मतलब उसका ये कितना होगा, कितने टाइम बाद गिरेगा, वो सब ऐसे करते हैं। तो हमने कई क्वेश्चन इसमें किए हैं, अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, और नहीं देखी है तो भाई देख लेना वीडियो को कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे उन्होंने प्रूफ कर रखा है सेम।
तो सेम इक्वेशन जो है इन्होंने निकाली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट द पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोला। अभी तो प्रूव किया है, ये क्या पूछ रहा है, ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल, ये वाला जो प्रोजेक्टाइल होता है इसका पाथ ये भी पैराबोला होता है, आपको प्रूव करना है। मतलब ये भी ऐसे कुछ फॉर्म में आएगा। पैराबोला की इक्वेशन होती है ऐसी होती है, मतलब y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अगर ऐसे आ जाए तब भी ये पैराबोला माना जाता है, प्लस 5। मतलब ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक का एक तरफ को लीनियर आनी चाहिए। तो इस तरह की इक्वेशन को हम जो है पैराबोलिक इक्वेशन बोलते हैं। और जो बच्चे इंजीनियरिंग वाले होंगे या जिनकी मैथ्स जिनको पास सब्जेक्ट होगा उनको पता होगा कि और क्या कंडीशन होती है पैराबोला के लिए, मतलब हम कैसे जो है निकालते हैं, ठीक है। अभी आप ये ध्यान रखो बस कि ऐसी इक्वेशन आनी चाहिए कोई। तो हमें बताना है पाथ पैराबोला होगा, ये हमारा थीटा है, ये हमारा u है, मान लो ये u cos थीटा हो गया, फटाफट से करेंगे u cos थीटा, ये वाला u sin थीटा हो गया। हमें क्या चाहिए, हमें इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन मतलब हमें x और y में रिलेशन चाहिए। तो x क्या होगा यहाँ पे, x हमारा हो जाएगा u cos थीटा ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, लिखोगे s इक्वल टू ut यूजिंग sx इक्वल टू uxt प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s इक्वल टू u cos थीटा इंटू t प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो जीरो होने वाला है, x में तो कोई एक्सेलरेशन होता ही नहीं है, तो ये तो गया जीरो की तरफ। तो x इक्वल टू u cos थीटा इंटू t आया, ठीक है। अब आते हैं y की तरफ। y क्या हो जाएगा हमारा, y हमारा हो जाएगा ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई, फिर यहाँ पे t निकाल के पुट करना पड़ेगा, हालांकि उसको 1 मानेंगे। तो y हमारा क्या होगा, y हमारा हो जाएगा u sin थीटा t ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। आप इससे जो है t की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, t की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगी u sin थीटा, t की वैल्यू क्या होगी, t की वैल्यू पुट करेंगे तो x बाय u cos थीटा हो जाएगी ये वाली, और यहाँ पे क्या हो जाएगी माइनस हाफ जी x बाय यू cos थीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू यू से u कटा x tan थीटा, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ g अपॉन में नीचे लिख देता हूं यार, जगह कम पड़ रही है यहाँ पे, माइनस हाफ x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। आप चाहो तो ऐसे लिख लो, ये फाइनल आंसर है। और ये पैराबोला दिख रहा है आपको, ये लीनियर है, मैंने पूरा क्वाड्रेटिक टाइप का बन रहा है यहाँ पे, और ये लीनियर है y यहाँ पे, तो पैराबोला है। और अगर आप चाहो तो उसको और अगर लिखना चाहो तो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस, आपको पता होगा यहाँ पे हाफ जी एक्स स्क्वायर है अपॉन में यू स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर को मैं जब ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, अगर मैं कॉस स्क्वायर को ऊपर ले जाऊं तो क्या होता है, 1 बाय कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 बाय कॉस स्क्वायर इज सेक स्क्वायर थीटा, तो ये सेक स्क्वायर थीटा है। तो ये भी हम बोल सकते हैं इसकी इक्वेशन ये है। तो कोई भी इक्वेशन यूज कर लो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। तो यहां से हमने प्रूव कर लिया कि इक्वेशन किसकी है, पैराबोला की इक्वेशन है, ठीक है। और इसकी जरूरत कहां पड़ती है क्वेश्चंस में, जब ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक प्रोजेक्टाइल आपने फेंका और वो जो है इस पॉइंट से पास किया, मान लो 4,7 से, तो बताओ कि क्या होगा, यू क्या होगा, समथिंग में पूछेगा, वो क्वेश्चन हो सकता है। या बोलेगा कोई दीवार थी यहाँ पे और दीवार की हाइट 7 मीटर थी, y 7 मीटर था, एक और उसका डिस्टेंस यहाँ से 4 मीटर था, उसने उसको क्रॉस किया, जस्ट क्रॉस किया, तो बताओ जो है x थीटा कितना होगा, u कितना होगा। तो उस सारे केसेस में हम लोग जो है ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको डेरिवेशन आना चाहिए, बहुत छोटा सा डेरिवेशन, अगर आप प्रैक्टिस करोगे हार्डली जो है आपको मतलब फॉर्मूला निकालने में आपको मुश्किल से 2 मिनट लगने वाले हैं, ठीक है। चलिए डन, ओके। अब आते हैं सर्कुलर वाले डेरिवेशन पे। तो सर्कुलर वाला डेरिवेशन है हमारे पास, सर्कुलर वाला डेरिवेशन क्या है हमारे पास, इस वाले पेन को यूज करें, नहीं, ड्राइवर रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, मतलब हमें v और ओमेगा में रिलेशन निकालना है, v इक्वल टू ओमेगा प्रूव करना है। कैसे निकालोगे रिलेशन, जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो सर्कुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, ओमेगा का मतलब होता है डी थीटा बाय डी टी। वी नो दैट, लिखेंगे वी नो दैट ओमेगा इक्वल टू दिस एंड वी नो दैट v इक्वल टू, v क्या होता है हमारा, वी कैन से डेल्टा s बाय डेल्टा या डेल्टा l बाय डेल्टा t। अगर कोई पार्टिकल इसमें मूव कर रहा है सर्कल में, तो हम क्या बोलेंगे, उसकी लेंथ जितनी उसने ट्रेवल करी और उसको बाय टी करेंगे तो वेलोसिटी आएगी। तो मान लो एक पार्टिकल जो है यहाँ से ए से बी तक मूव किया, ये एंगल हमारा थीटा है, तो हमारा जो v का वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन में डेल्टा टी। तो हमारी जो लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक की, ये जो आर्क की लेंथ होगी वो डेल्टा एल होगी, ठीक है। तो डेल्टा एल बाय टी हमारा वेलोसिटी है और डेल्टा थीटा बाय टी हमारा ओमेगा है। अब क्या इन दोनों में कोई रिलेशन होता है, थीटा और एल में कोई रिलेशन होता है क्या, डेल्टा थीटा और एल में, डेल्टा थीटा लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो होता है, आपने पढ़ा होगा, थीटा जो होता है हमारा क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, यानी डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा एल अपॉन में आर। तो ये रिलेशन होता है,
ठीक है, तो इसको यूज करना है यहाँ पे। अब तो इसको कैसे यूज करेंगे? यहाँ पे हमारा v ये है, ओमेगा ये है, ठीक है। ओके, तो हम एक काम करते हैं, हम ए बी की जगह क्या लिख देते हैं, दिस इंप्लाइज दैट, हम लिख देंगे दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा एल इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। तो यहां पे लिख देंगे इसको आर डेल्टा थीटा अपॉन में टी। कहां से आया ये? यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, यूजिंग 1, ठीक है। अपने आप देखते रहो, जब प्रैक्टिस करोगे ना खुद चीजें आने लगेंगी। अच्छा, ये चीज क्या है आपकी? अब ये जो है आपकी ओमेगा है, एक, तो दिस इंप्लाइज दैट v इक्वल टू आर ओमेगा, बिकॉज ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। ये पूरा लिखोगे तो बस प्रूव हो गया, v इक्वल टू ओमेगा आर होता है। अब ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी। तो ऐसे हमें निकालना, ठीक है जी जनाब। आगे चलें, रिलेशन बिटवीन द लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होता है? तो भाई इजी है, v हमारा इक्वल टू ओमेगा आर होता है। लीनियर एक्सेलरेशन का मतलब होता है डेल्टा v बाय डेल्टा टी, और एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा फिर बताओ? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज लीनियर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये होता है, तो कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। पहले यहां लिखोगे वी नो दैट, है ना, वी नो दैट हमें भरत सर ने बताया है, तो वी नो दैट v इक्वल टू ओमेगा आर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो वी विल गेट क्या? गेट डेल्टा v बाय डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। आर तो कांस्टेंट है तो आर यहां आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a इक्वल टू एल्फा आर। बस प्रूफ, सिंपल है। तो ये जो है डेरिवेशन आने के चांस कम है क्योंकि सिंपल है बहुत, ठीक है, चांस होते हैं आपके। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। तो भाई अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? व्हाट इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक्सप्लेन द टर्म टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेलोसिटी, एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन देम। तो पहले आपको पूछा गया व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है? तो सर्कुलर मोशन आपको पता है, कोई पार्टिकल अगर सर्कल में मूव करे तो हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि अगर पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से इसमें मूव कर रहा है, उसकी स्पीड अगर कांस्टेंट है तो हम बोलेंगे उसका मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। या हम बोलेंगे अगर वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, तो हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हालांकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है उसमें वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट क्या होती है? नहीं होती है, नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है? बार बार चेंज हो रही है, और वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो यहाँ वेलोसिटी चेंज होती है, लेकिन हम इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्योंकि स्पीड हमारी जो है कांस्टेंट रहती है। तो इसकी डेफिनेशन हुई। अब बोल रहा है व्हाट इज द टर्म टाइम पीरियड क्या होता है? तो टाइम पीरियड क्या होता है? एक पार्टिकल सर्कल को कंप्लीट करने में जो भी टाइम लेगा, एक रेवोल्यूशन या एक सर्कल को कंप्लीट करने में जो टाइम लेता है एक पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या बोलेंगे? उसका टाइम पीरियड। ठीक है, डेफिनेशन यहां पे लिखी है। अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे यहां पे तो क्या लिखेंगे कि टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट अ सर्कल इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ द मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अगला है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो फ्रीक्वेंसी एक जनरल टर्म है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज, आपने पेंडुलम में पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी, मतलब क्या होता है कि कोई भी इवेंट जो है एक सेकंड में कितनी बार हो रहा है। मान लो एक पेंडुलम 5 बार ऑसिलेट कर रहा है तो आप बोलोगे फ्रीक्वेंसी इज 5। ऐसे ही यहां पे क्या होगा, सर्कल में जब कोई पार्टिकल मूव करेगा, अगर वो एक सेकंड में 5 बार मूव कर रहा है, 5 उसके रेवोल्यूशन हो रहे हैं, मान लो कि पंखा घूम रहा है, फैन घूम रहा है और वो 5 बार घूम रहा है एक सेकंड में, तो हम क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी इज 5। ठीक है, अब आप बोल सकते हो सर हो सकता है एक सेकंड में वो एक बार घूम रहा हो तो फ्रीक्वेंसी 1 होगी, और मान लो एक बार भी ना घूम रहा हो, उसको घूमने में 10 सेकंड लग रहे हो, तो फिर क्या बोलेंगे? तो अगर घूमने में 10 सेकंड लग रहे होंगे तो एक सेकंड में कितना घूमेगा वो? 10 सेकंड में एक चक्कर काटता है, तो एक सेकंड में कितना चक्कर काटेगा? 1/10, तो फ्रीक्वेंसी 1/10 हो जाएगी। ठीक है, ऑब्वियसली बात है। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन ये होती है कि नंबर ऑफ टाइम्स अ पार्टिकल कंप्लीट सर्कुलर मोशन इन 1 सेकेंड इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी, कि कितनी बार वो कंप्लीट करता है सर्कुलर मोशन एक सेकंड में, उसको हम क्या बोलेंगे? उसकी फ्रीक्वेंसी। तो ऐसे डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं। कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, डेफिनेशन आप लोग बना सकते हो इजीली। थर्ड पार्ट है एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। तो भाई एंगुलर वेलोसिटी आपने पढ़ा था। लीनियर वेलोसिटी क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी हमारा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ds/dt को हम लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं। ऐसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होता है? ओमेगा हमारा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब पार्टिकल मान लो यहां से इस पॉइंट से यहां पे आया तो एंगल कितना ट्रेवल किया, इतना, इसको हम बोलेंगे डेल्टा थीटा। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा या फिर डी थीटा बाय डी टी, या डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। टाइम पीरियड मतलब नंबर ऑफ टाइम पीरियड मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, और एंगुलर वेलोसिटी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब यहां पे बोला इनका रिलेशन बताओ कि इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, ओमेगा टी के और फ्रीक्वेंसी वगैरह के बीच में क्या रिलेशन होता है। देखो टाइम पीरियड का मतलब हुआ, अगर मैं टाइम पीरियड निकालूं, ठीक है, अच्छा मान लो मैं ओमेगा निकाल रहा हूं, ओमेगा मैंने लिखा डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, ठीक है। अब मान लो मैं एक सर्कल मोशन जो है कंप्लीट कर रहा हूं, एक सर्कल करने में कितना टाइम लगता है, सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने में टी टाइम लगता है, तो टाइम मान लो टी हो गया। एंगल कितना ट्रेवल किया मैंने, एंगल कितना ट्रेवल करते हैं एक सर्कल को कंप्लीट करने में, कितना करते हैं, 360 मत बोलना, पिटाई करूंगा नहीं तो, 360 नहीं होता, 2 पाई बोलते हैं यहाँ पे, ऐसा यूनिट में बात करते हैं, 2 पाई रेडियन। तो 2 पाई रेडियन मैंने एंगल कवर किया टी टाइम में, तो थीटा इज दिस एंड टाइम इज दिस, तो एंगुलर वेलोसिटी हो गई इतना रेडियन पर सेकंड, है ना, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे उतना रेडियन पर सेकंड। तो ये हमारी एंगुलर वेलोसिटी आई, तो ये रिलेशन हो गया ओमेगा और टाइम पीरियड में। अब अगर आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए तो 1 बाय टाइम पीरियड आपका फ्रीक्वेंसी होता है, तो ये 2 पाई एफ हो जाएगा, बिकॉज 1 बाय टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी, या 1 बाय फ्रीक्वेंसी इज टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन आ गया ओमेगा इज 2 पाई एफ, तो ये हमारी एंगुलर वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन आपको। डेफिनेशन देखिए आगे लिखी हुई है, अगर आप पूरा डिटेल में देखना चाहेंगे, ऑब्जेक्ट मूव इन सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड देन मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहां तक ये हो गया पहला पार्ट। टाइम पीरियड कैन बी डिफाइंड एज अ टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, ये दूसरा पार्ट हो गया। फ्रीक्वेंसी कैन बी गिवन एज टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकंड, तीसरा पार्ट। एंगुलर वेलोसिटी कैन बी स्टेटेड एज द रेट ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखोगे चल जाएगा। ठीक है, फिर ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय टी यानी 2 पाई एफ, और ये आपका होता है, तो यहां से हमारा रिलेशन भी आ गया। ठीक है, तो ये डेरिवेशन हमने कर लिया है। ठीक है, अब जो है अगला आगे मूव करते हैं, अगला डेरिवेशन क्या है, ये आया व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ध्यान से सब लोग देखेंगे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इसकी क्या होती है, और find its magnitude and direction in case of a uniform circular motion and drive an expression for an acceleration of a, या फिर ऐसे भी आ सकता है, drive an expression for an acceleration of a body of mass m moving with a uniform velocity v in a circular path of radius r। तो भाई यहां पे हमें ये निकालना है कि हमारा जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है उसका फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, क्या होता है फॉर्मूला, AC इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में r, या फिर ओमेगा स्क्वायर r। तो ये हमें ड्राइव करना है यहाँ पे कि ये आप कैसे ड्राइव करके बताओगे। तो भाई अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, इस थोड़ा सा जो है आपको इसको फोकस करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा जो है ट्रिकी है। देखिए मान लीजिए कोई पार्टिकल यहाँ पे था, तो ये सर्कल में घूम रहा था पार्टिकल, मान लीजिए इस सर्कल में, इसकी स्पीड पहले यहाँ पे थी, अब ये थोड़ा आगे आया तो इसकी वेलोसिटी जो है इधर को हो गई। ठीक है, पहले वेलोसिटी यहाँ थी अब यहाँ हो गई, ये इसकी रेडियस थी r, और ये भी इसकी रेडियस है r। ठीक है, सेम है क्योंकि सर्कल में मूव कर रहे हैं। अब जो है पार्टिकल की स्पीड मान लो सेम है, यानी v का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसमें एक्सेलरेशन भी होगा, उसमें एक्सेलरेशन भी होगा। ठीक है, तो वही हमारा एक्सेलरेशन है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, देखिए मान लीजिए वेलोसिटी आपकी, इसको मैं v1 मान लेता हूँ, इसको v2 मान लेता हूँ, और दोनों v1 v2 जो हैं उनका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है। v1 इक्वल टू v2 का मैग्नीट्यूड क्या है, आपस में बराबर है, यानी v है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग है बस। तो हमारा जो वेलोसिटी है पहले यहाँ पे था v1, और अब क्या हो गया, अब हो गया इधर को v2, इधर को हो गया है ना, उधर को। ठीक है, v2 हो गया। तो इसमें चेंज अगर मैं निकालूं, वेलोसिटी में जो चेंज आया डेल्टा v, वो कैसे निकालूंगा, डेल्टा v कैसे निकालूंगा। तो देखो मेरी जो इनिशियल स्पीड थी, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ v2 माइनस v1 इज डेल्टा v। तो डेल्टा v क्या होगा, एक्चुअली v2 माइनस v1 होगा। अब यहाँ पे अगर मैं डेल्टा v को प्लॉट करूँ तो कहाँ पे प्लॉट करूंगा, डेल्टा v इन दोनों के बीच में प्लॉट होगा, या फिर आप देखो ऐसे और इजी करूँ मैं आपके लिए, तो v2 इक्वल टू v1, इसको यहाँ लिया है मैं, प्लस डेल्टा v। तो v1 प्लस डेल्टा v जो आएगा एक्चुअली वो आपका v2 होगा। तो v1 प्लस डेल्टा v, यानी v1 ये है प्लस डेल्टा v, मतलब मैं अगर इधर को बना दूं डेल्टा v, तो ये आपका क्या आना चाहिए v2। भाई आप यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, ट्रायंगल लॉ कि यहाँ से यहाँ गए फिर यहाँ से यहाँ गए, तो ये v2 के बराबर होना चाहिए। तो डेल्टा v यानी जो आएगा वो ऐसे कुछ आएगा, डेल्टा v किधर को आएगा,
ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ट्राइंगल। हमने क्या बनाया, ये वेलोसिटी ट्राइंगल। अब यहां पे एक और ट्राइंगल बनेगा जिसको हम बोलते हैं हम बोल सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर ट्राइंगल या फिर पोजीशन ट्राइंगल। जैसे मान लीजिए ये आपकी पोजीशन है पहले, तो ये मान लो मैं इससे रिप्रेजेंट करता हूं R1 वेक्टर से और इसको रिप्रेजेंट करता हूं R2 वेक्टर से। अब यहां पे भी जो है R1 और R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड क्या है दोनों का, सेम R है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। तो हम बोलेंगे कि R1 वेक्टर अलग है, R2 वेक्टर अलग है, ठीक है। तो हमें अगर हम उसका ट्राइंगल बनाएं तो उसका ट्राइंगल क्या बनेगा, पहले पार्टिकल यहां पे था R1 पे और अब पार्टिकल जो है R2 पे आ गया। अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर, तो फिर दोबारा वही बनेगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो अगर आप डेल्टा आर बनाओगे यहाँ पे तो R2 वेक्टर माइनस फाइनल पोजीशन वेक्टर मतलब, और माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर हम जब करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा आर वेक्टर आएगा। डेल्टा आर की डायरेक्शन निकालने के लिए मैं फिर R2 को लिख देता हूँ, इसको यहां लाऊंगा तो डेल्टा मतलब R1 प्लस डेल्टा आर इज दिस। तो R1 प्लस मतलब R1 ये है, डेल्टा आर मैं इधर को बना दूं तो ये मेरा हो गया, क्या हो गया मेरा ये मेरा हो गया चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट मेरा। तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का वो ये है और चेंज इन वेलोसिटी ये है, ठीक है। अब मैंने दोनों क्यों बनाए और मैं इससे क्या करने वाला हूं, ठीक है। अब देखो इन दोनों में एक चीज देखो, मान लो ये एंगल थीटा है या डेल्टा थीटा मान लो, ये जो पार्टिकल यहां से मूव किया डेल्टा थीटा है, ठीक है। तो डेल्टा थीटा हो गया मान लो ये वाला, ठीक है। अब पार्टिकल देखो वेलोसिटी जो है यहां पे है ये इससे टेंजेंशियल है, मतलब परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है, यहां पे भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस पे ये परपेंडिकुलर था। अब जब ये रेडियस वेक्टर यूं घूमेगा तो ये परपेंडिकुलर भी उतना ही घूमेगा। मान लो रेडियस वेक्टर आपका 30 डिग्री घूमा तो उस पे जो परपेंडिकुलर होगा वो भी 30 डिग्री घूम जाएगा, है ना भाई, ऐसे तो होगा। अगर ये परपेंडिकुलर है इस पे और रेडियस वेक्टर 30 डिग्री घूमा तो ये भी 30 डिग्री घूम जाएगा अपने यहां से। तो इसका भी जो एंगल होगा इनके बीच का ये क्या होगा, ये भी डेल्टा थीटा होगा। दोनों का एंगल आपस में बराबर होगा, दोनों का एंगल बराबर होगा। तो इससे क्या निकल के आ रहा है हमारा, तो देखो डेल्टा थीटा दोनों बराबर है, तो वी कैन राइट हियर, बट व्हाट कैन वी राइट हियर, वी कैन राइट हियर कि डेल्टा थीटा जो है हमारा अच्छा मैं यहां पे लिखूंगा, यहां पे क्या लिखूंगा पहले, अगर मैं यहां पे डेल्टा थीटा लिखता हूं क्या लिखता, मैं लिखता हूं यहां पे डेल्टा थीटा इक्वल टू वी कैन से आर्क हमारा क्या है यहाँ पे, आर्क हमारा आर्क बाय रेडियस अगर मैं करूंगा यहाँ पे तो आर्क हमारा क्या है, मान लो ये पॉइंट ए है ये बी है, तो वी कैन से ए बी अपॉन में रेडियस, ये डेफिनेशन होती है आर्क अपॉन रेडियस डेल्टा थीटा, ठीक है। और इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं करूं, अगर इस वाले ट्रायंगल में डेल्टा थीटा निकालूं तो क्या आएगा, वो आएगा आपका डेल्टा वी अपॉन में वी, ठीक है, कॉर्ड बाय दिस थिंग। तो डेल्टा वी अपॉन में वी आएगा उस ट्रायंगल में अप्रोक्सीमेटली, और इसमें ये आएगा। अब देखो ये दोनों बराबर हैं, बोथ आर इक्वल, तो यूजिंग 1 and 2 व्हाट कैन वी राइट, वी कैन राइट दैट, इसको मिटा देते हैं, यूजिंग 1 and 2, ये मान लो 1 है ये 2 है, यूजिंग 1 and 2 वी कैन राइट दैट डेल्टा वी बाय वी इक्वल टू ए बी अपॉन में आर, ठीक है, या फिर डेल्टा वी इक्वल टू ए बी अपॉन में आर इंटू वी, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी मुझे डेल्टा वी बाय डेल्टा टी निकालना है। क्या निकालना है, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी निकालते हैं, तो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, अगर हम डेल्टा वी बाय डेल्टा टी यहां पे निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी हमारा आएगा, इसको टी से डिवाइड करना पड़ेगा, मैं अगले पेज पे कर लेता हूं, डेल्टा वी अपॉन में राइट, तो ए सी इक्वल टू, अब हम लिखेंगे ए सी इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, विच इज इक्वल टू क्या आएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी में, ए बी अपॉन आर, और वी था यहाँ पे, तो ए बी अपॉन में आर और इंटू वी और अपॉन में डेल्टा टी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए बी अपॉन में डेल्टा टी, इसको एक तरफ कर लेते हैं, और वी बाय आर को एक तरफ कर लेते हैं। अब ए बी अपॉन में डेल्टा टी है ये, ए बी अपॉन में डेल्टा टी क्या हो जाएगा, ए बी मतलब ये आपकी आर्क जो थी यहां पे ए से लेके बी तक अपॉन में डेल्टा टी, तो ये क्या है आपका, ये आपका है डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम, ठीक है। हमें क्या लिखाना है, हमें वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो जो वेलोसिटी होगी एक्चुअली वो आपकी होगी ये डेल्टा आर बाय टी। तो वेलोसिटी जो होगी आपकी एक्चुअली वो होगी डेल्टा आर बाय टी।
टी, क्योंकि होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डेल्टा आर बाय टी, ठीक है, यहां से यहां तक कॉर्ड लगाएंगे हम लोग, तो डेल्टा आर बाय टी। और ए बी क्या है, वो आपकी आर्क है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों क्या है, डिफरेंट है। लेकिन अगर एंगल बहुत छोटा है, इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, अगर एंगल बहुत ही छोटा है, ये वाला एंगल, तो क्या होगा, अगर ये एंगल में बहुत छोटा ले लूं, मान लो ऐसे एंगल ले लूं, बहुत छोटा, बहुत छोटा, तो क्या होगा, कॉर्ड और जो आपकी आर्क होगी, दोनों की लेंथ क्या होगी, लगभग बराबर होगी। तो इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, दैट इज डेल्टा थीटा इज 10 to 0, आप ये बोल सकते हो कि बहुत छोटा है, 0 के बराबर है लगभग, तो क्या होगा आपका ए बी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा आर, ए बी अप्रोक्सीमेटली डेल्टा आर के बराबर हो जाएगा, जो ए बी होगा डेल्टा आर के बराबर होगा। तो व्हाट वी कैन राइट दिस इंप्लाइज दैट ए सी इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा टी, ठीक है, वेयर वी कैन राइट टी, जो एंगल है बहुत छोटा है या फिर टी बहुत कम है, अगर आपका टाइम बहुत कम है तो एंगल भी छोटा होगा, तो यू कैन राइट कि यहाँ पे टी जो है 10 to 0 है, तो वहां पे हमारा ये होगा, ठीक है। अब ये क्या आ गया, डेल्टा आर बाय टी क्या हो गया, वी हो गया, इंटू वी बाय ए आया, तो क्या है, वी बाय आर स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर बाय आर आ गया। तो ये हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया कि ए जो होता है वो वी स्क्वायर बाय आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको ध्यान रखना है कि दो ट्राइंगल आपको बनाने हैं, दोनों में आपको जो है कंपेयर करनी है ये थीटा की वैल्यू, और फिर उसके बाद आपको जो है ये इक्वेट करना है, फिर आपको एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन जब निकालोगे तो अप्रोक्सीमेशन आपको लगाना है। तो जो स्टेप है ना, छोटे छोटे पॉइंट, वो आपको ध्यान रखने हैं, वो आपको लिख के रखने हैं। तो भाई वो पॉइंट अगर आप लिख के रखोगे तो आपके डेरिवेशन जो है फिर भूलने के चांस कम हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ डेरिवेशन की बार बार प्रैक्टिस करो, और जो मेन पॉइंट है उसके 2-3 पॉइंट पे जो डेरिवेशन बनता है वो लिख के रखो, ठीक है, तो आपके डेरिवेशन फिर ढंग से हो पाएंगे। तो आई होप आज के डेरिवेशन आपको सारे क्लियर हुए होंगे। तो अब आपसे मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। और भाई अगर ये पसंद आया आपको डेरिवेशन सारे, तो भाई एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको कैसी लगी वीडियो। तो भाई आपसे मिलते हैं आप अगली वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।